So, hello guys, welcome to our next video that is on SA 706 emphasis of matter paragraph and other matter paragraph. ये जो दो पैरा हैं EOM एंड OM पैरा ऑडिट रिपोर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, प्लस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव एज वेल SA 706 काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि रिसेंट टाइम्स में ICAI ने काफ़ी क्वेश्चन SA 706 पे पूछे हैं। इसमें से MCQ एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन काफ़ी ICAI पूछता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए SA 706 नाउ लास्ट वीडियो में हमने SA 705 डिस्कस करा था, जिसमें हमने जो हमारी रिपोर्ट को है वो 3 सिचुएशन में डिवाइड करा था, जिसमें सबसे पहली सिचुएशन थी अनमोडिफाइड ओपिनियन। अब अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, जिसमें हम क्लीन रिपोर्ट देते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। जो सेकंड कंडीशन हमने डिस्कस करी थी दैट इज़ मॉडिफाइड रिपोर्ट विद मॉडिफाइड ओपिनियन, मतलब हम अपना ओपिनियन ही मॉडिफाइड कर देते हैं, जिसमें हम क्वालिफाइड डिस्क्लेमर या एडवर्स ओपिनियन देते हैं। थर्ड जो हमने कंडीशन डिस्कस करी थी वो थी मॉडिफाइड रिपोर्ट विद अनमोडिफाइड ओपिनियन, या हम कह सकते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। तो इसमें क्या होता है कि हम अपना ओपिनियन तो मॉडिफाइड नहीं करते, मतलब हम क्वालिफाइड डिस्क्लेमर या एडवर्स ओपिनियन नहीं इंक्लूड करते, लेकिन हम जो अपनी रिपोर्ट है उसको मॉडिफाइड करते हैं थ्रू EOM या अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम अब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है हमारा EOM पैराग्राफ दैट इज एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। तो SA 706 इसको डिफाइन करता है कि अ पैरा इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट फॉर the matters disclosed in the financial statement that in auditor judgment is of such importance fundamental to the user's understanding of financial statement। अब इस डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि मैटर्स डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो EOM पैरा में वही जो मैटर्स इंक्लूड किए जाएंगे जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी जो हमारे क्लाइंट ने है वो ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिए हैं। अब कुछ ऐसे मैटर होते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं डिस्क्लोज किए जाते, लेकिन ऑडिटर को लगता है कि EOM पैरा में आने चाहिए। तो फर्स्टली ऑडिटर क्या करेगा कि क्लाइंट को बोलेगा कि इसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड कर दीजिए, उसके बाद वो उस मैटर को EOM पैरा में डिस्क्लोज किया जाता है। तो इसका मतलब कि उन्हीं मैटर्स को ही EOM पैराग्राफ में इंक्लूड किया जाता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन है ना। तो सेकंड पॉइंट जो समझना है इस डेफिनेशन में दैट इज़ कि इन ऑडिटर जजमेंट कि ऑडिटर को लगता है कि ये जो मैटर है वो फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कि मतलब यूजर्स को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, उसके बेस पे अगर डिसीजन लेना है, तो इन मैटर को EOM पैरा में इंक्लूड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज OM पैराग्राफ। अब OM पैराग्राफ में भी ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि फॉर मैटर अदर देन दोज डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब EOM में हमने पढ़ा कि वो मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं उनको डिस्क्लोज किया जाता है, लेकिन OM पैराग्राफ उन मैटर्स को डिस्कस करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कस नहीं किए जाते। ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज कि रेलेवेंट टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रिपोर्ट। तो इसमें हम उन मैटर्स को इंक्लूड करते हैं जो कि यूजर्स को ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑडिटर रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इस डेफिनेशन से अब हमें समझ के आता है कि ये जो हमारा EOM पैरा है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उन मैटर्स को इंक्लूड करता है जो कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमारे इम्पैक्ट करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है लाइक गोइंग कंसर्न, आगे हम इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो इसका जो बेसिकली प्रिंसिपल है वो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करने वाले मैटर्स उनको EOM पैराग्राफ में इंक्लूड किया जाता है। अब इसके ऑपोजिट जो OM पैराग्राफ है वो थोड़ा ऑडिट पर्सपेक्टिव से बात करता है कि जो भी ऑडिटर के रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करता है कि ऑडिट को समझने के लिए या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए या ऑडिट रिपोर्ट को समझने के लिए जो मैटर हैं उनको OM पैराग्राफ में इंक्लूड किया जाता है।
तो आई थिंक आपको डेफिनेशन काफ़ी अच्छे से दोनों की समझ में आई होगी कि क्या क्या ईओएम या ओएम पैराग्राफ में इंक्लूड किया जाता है। नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल ईओएम पैराग्राफ में कि क्या क्या ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पे ईओएम पैराग्राफ जो हमारा ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, मतलब फर्स्ट एग्जांपल इज गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी। अब क्या होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक अकाउंटिंग कंजप्शन पे बनाई जाती है, दैट इज़ गोइंग कंसर्न। मतलब कि हमारी ये असम्पशन रहती है कि हम अपना जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू करते रहेंगे, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि हम उसको बंद कर देंगे। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस अकाउंटिंग कंजम्पशन के बेस पे चलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी उस अकाउंटिंग कंजम्पशन के बेस पे बनती है। नाउ अगर कुछ ऐसे केस आते हैं जिस पे हमारी जो गोइंग कंसर्न है वो इम्पेक्ट हो जाती है कि हमें नहीं लगता कि जो हमारी कंपनी है वो आगे 12 मंथ से ज़्यादा रन करने वाली है, तो उसके केस में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनानी पड़ती है। और अगर जब हम नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाते हैं तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज भी करना पड़ता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेगी। अब जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेगी तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। तो ऑडिटर जब भी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता है तो उसको ये वाली जो नॉन गोइंग कंसर्न वाली चीज़ है वो अपने ईओएम पैराग्राफ में इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो हमने ऊपर डिस्कस करी हैं कि मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेबल होता है, कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि हम नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना रहे हैं, और ये मैटर हमारा जो यूज़र्स हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उसी के बेस पे ही जो हमारे यूज़र्स हैं वो अपने डिसीज़न लेते हैं। सपोज अगर कोई इन्वेस्टर है, उसको पता लगता है कि ये कंपनी लंबे समय तक नहीं चल रही क्योंकि नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना रही है, तो वो उसके जो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल इज मेजर फ्लड एंड फायर। अब सपोज अगर कोई मेजर फायर हो जाती है, फ्लड हो जाता है जिसके कारण जो कंपनी की फैसिलिटीज़ है उस पर इम्पेक्ट हो जाता है, इन्वेंट्री पे या एसेट्स पे, जिसके कारण उसकी इम्पेयरमेंट हो जाती है उन एसेट्स की, और कंपनी है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिस्क्लोज करती है कि दिस थिंग हैज़ हैड हैपन एंड इसका इम्पैक्ट हमारी कंपनी पे ये आया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है, तो इसको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किया जाता है एंड देन ऑडिटर जो अपनी ईओएम पैराग्राफ में इसको इंक्लूड कर लेता है। नाउ थर्ड एग्जांपल इज सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर रहता है कि जिसको मतलब यूज़र्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे इंडियन सिनेरियो में तो काफ़ी जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं वो थ्रू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ही होते हैं। तो अगर कोई ऐसी सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जो ऑडिटर को लगता है कि हाँ ये यूज़र्स को पता होनी चाहिए, तो वो अपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है, और अगर नहीं भी है तो उनको डिस्क्लोज करवा के देन वो अपने ईओएम पैराग्राफ में इंक्लूड उसको कर सकते हैं। और भी एग्जांपल है जैसे रीस्टेटमेंट, अगर कोई रीस्टेटमेंट मटेरियल होती है, कुछ प्रायर पीरियड आइटम्स उनको मतलब करेक्ट किया जाता है, तो उसको भी ईओएम पैरा में इंक्लूड किया जा सकता है। नाउ आईसीआई ने एक कुछ सर्कमस्टेंसेस अपने उसमें इंक्लूड कर रखे हैं कि जहाँ पर ईओएम पैरा इंक्लूड किया जाता है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिए। अब आईसीआई कई बार ये जो क्वेश्चन है वो आपको पूछ लेता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस बताएं जहाँ पे इट इज़ नेसेसरी टू इंक्लूड एन ईओएम पैराग्राफ। सी इंटर में तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज uncertainty relating to the future outcome of exceptional litigation और regulatory action। अब क्या होता है कि सपोज एग्जांपल कि एक कंपनी है जिसका कोई मेजर कस्टमर है जिससे 50% ऑफ कंपनी का रेवेन्यू आता है। अब उस कस्टमर ने सपोज कंपनी के जो प्रोडक्ट अगर ख़रीदा लेकिन उसमें कुछ डिफ़िकल्टी आई और उसने कंपनी पे केस कर दिया कि सर आपका प्रोडक्ट है वो एज़ पर स्पेसिफिकेशन वर्क नहीं कर रहा, या जो आपने गारंटी वारंटी दी थी उसके अकॉर्डिंगली मतलब कि वो कंपनी पे केस कर देता है। और कंपनी को लगता है कि ये जो अगर केस अनसक्सेसफुल हुआ तो हमारी कंपनी मतलब कि बिल्कुल डूबने की उस पर चीज़ पे आ जाएगी, क्योंकि मेजर रेवेन्यू कवर करता है 50% ऑफ, तो अगर वो उसको मतलब कि हमें अपना वो जो अगर हम केस हार जाते हैं तो एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और उसके रिगार्डिंग हमें अनसर्टेनिटी, हमें पता नहीं है कि हम वो केस जीतेंगे या नहीं, तो एक काफ़ी ये इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है।
तो कंपनी अगर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करती है तो हमें भी ईओएम पैराग्राफ में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज a significant subsequent event that occurs between the date of the financial statement and the date of audit report. इसका एग्जांपल लाइक कुछ वही मेजर फायर हो जाती है, मेजर लाइक कुछ फ्लड आ जाता है जिसके कारण कंपनी के फैसिलिटीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक अगर कुछ ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट होता है तो कंपनी उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करती है, देन ऑडिटर जो है वो अपनी ईओएम पैराग्राफ में इसको इंक्लूड करेगा। The third point is early application of the new accounting standard that has a material effect on the financial statement. अब अगर कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है और कंपनी उसको उसकी अर्ली एप्लीकेशन कर लेती है, मतलब अभी वो नोट इन मतलब कि वर्किंग में है लेकिन उसको अर्ली अप्लाई कर देती है, तो उसका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट होगा वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी को इंक्लूड करना होता है कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा ये जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करेगा। तो ये भी एक काफ़ी मेजर मैटर हो जाता है, तो इसको भी ऑडिटर को अपने ईओएम पैराग्राफ में इंक्लूड करना पड़ेगा कि कंपनी ने जो है न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करा है। नेक्स्ट इज अ मेजर कैटास्ट्रोफ दैट हैज़ had or continues to have significant effect on entity's financial position. वही लाइक कुछ फायर आ जाता है, फ्लड हो जाता है, या कुछ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ना, जो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट कर रही हैं, तो हमें ईओएम पैराग्राफ में उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। ना यहाँ पे मैंने लिखा है कि इम्पैक्ट मैंने क्यों लिखा है कि ये जो भी कंडीशंस हैं है ना, डिफरेंट जब आप ईओएम पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन तो देना ही होता है कि हाँ कि ये मैटर है ऐसा करके, प्लस उस चीज़ से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट आएगा कितना आएगा, लाइक किस अमाउंट का इम्पैक्ट आएगा और क्या इम्पैक्ट आएगा, वो भी आपको ईओएम पैराग्राफ में इंक्लूड करना पड़ता है। सपोज अगर फायर ने हमारी इन्वेंट्री इम्पैक्ट करी है, कुछ एसेट्स इम्पैक्ट करी है, तो वो कितनी उसकी वैल्यू डाउन हुई है, कितनी उसकी इम्पेयरमेंट हुई है, तो उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। नाउ अब क्या होता है कि जो हमारा आईसीआई है वो सीए फाइनल लेवल पे ना हमें क्वेश्चंस पूछता है रिगार्डिंग कि हम मेरे को आप वर्डिंग ड्राफ्ट करके दीजिए, मतलब एक क्वेश्चन दे देते हो, आपको एक सिचुएशन देगा और कहेगा कि हमें जो है प्रॉपर एक जो वर्डिंग है उसकी ड्राफ्ट करके दीजिए ईओएम पैराग्राफ की। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जो कि नॉन गोइंग कंसर्न के रिलेटेड है कि कैसे ईओएम पैराग्राफ जो है वो ड्राफ्ट होगा, तो ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। नाउ इसको हम एक बार रीड करते हैं। ये क्या कहता है कि वी ड्रॉ अटेंशन टू द नोट एक्स रिगार्डिंग द इंडियन ब्रांच ऑफिस मैनेजमेंट इंटेंशन। अब सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वी ड्रॉ अटेंशन टू द नोट एक्स। अब हमने डिस्कस करा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मैटर्स इंक्लूड किए जाते हैं ना उन्हीं को ईओएम पैराग्राफ में इंक्लूड किया जाता है। तो ईओएम पैराग्राफ में हम उस नोट का जो है रेफरेंस देंगे कि कौन से नोट में उस मैटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कस किया गया है। तो ये तुम्हारा एक फर्स्ट पॉइंट आ जाता है ईओएम पैराग्राफ का। उसके बाद क्या कहता है कि मैनेजमेंट इंटेंशन टू क्लोज द ऑपरेशन ऑफ द ब्रांच ऑफिस सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी अप्रूवल्स, कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स के कारण हमें जो है कि ब्रांच ऑफिस अपना बंद करना पड़ रहा है। अकॉर्डिंगली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन अ बेसिस दैट द इंडियन ब्रांच ऑफिस डज नॉट कंटिन्यू टू बी गोइंग कंसर्न, मतलब नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाई जाएंगी। अब मैंने डिस्कस करा था कि आपको इम्पैक्ट भी बताना है कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि उस मैटर का। एंड provisions have been made in the books of accounts for the losses arising or likely to arise on account of closure of operation, including the losses on the realizability of the current assets. अब क्या होता है कि जब हम नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनके रिलाइजेबल वैल्यू पे हमें प्रेजेंट करना होता है कि मतलब अगर जो उसकी उस टाइम पे रिलाइजेबल वैल्यू पर्टिकुलर एसेट्स की तो उस पर रिकॉर्ड करना होता है। तो जो भी उसकी जो वैल्यू डाउन होगी, सपोज अगर कोई एसेट्स हमने 100 की परचेज करी थी लेकिन उसकी अभी मार्केट वैल्यू है, रिलाइजेबल वैल्यू 50 है, तो जो 50 के लिए हमें प्रोविज़न अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाना पड़ेगा। तो उसी को उन्होंने डिस्कस किया कि क्या इंपैक्ट होगा कि प्रोविज़न हैव बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द लॉसेस ऑन द रिलाइजेबिलिटी ऑफ द करंट एसेट्स। नाउ थर्ड थिंग इज हमें
जो हमारे वर्डिंग में ये लिखना बहुत जरूरी है कि अवर ओपिनियन इज़ नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। हमने पढ़ा ना कि हमारा जो ओपिनियन है वो मॉडिफाइड नहीं होता है, रिपोर्ट मॉडिफाइड होती है थ्रू ईएम या ओएम पैरा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिखनी पड़ती है कि अवर ओपिनियन इज़ नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। आई थिंक ईएम पैरा आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ ले तो। लेट्स नाउ मूव टू ओएम पैराग्राफ। ओएम पैराग्राफ की क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने ओएम पैराग्राफ में क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको दोबारा ऊपर लेके जाता हूँ कि ये किन मैटर को इंक्लूड करता है। उन मैटर को इंक्लूड करता है जो कि यूजर को अंडरस्टैंड करवाता है ऑडिट के बारे में, ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में या ऑडिट की रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सपोज एक कंपनी है जिसकी मल्टीपल सब्सिडरी है, मल्टीपल ब्रांचेस है। अब उस कंपनी ने क्या करा हुआ है कि जो मेन ऑडिटर है वो डिफरेंट रखा हुआ है कि मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो है रिपोर्ट वो अलग ऑडिटर देगा, या पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अलग ऑडिटर रिपोर्ट देगा, और जो हमारी सब्सिडरी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर अलग हमारा जो है ऑडिटर वो रिपोर्ट देगा। अब जब भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उसमें जो हमारे सब्सिडरी के एलिमेंट्स होते हैं उनको सबको इंक्लूड किया जाता है, देन वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। अब जो हमारा मेन ऑडिटर है उसने तो पेरेंट कंपनी को ऑडिट करा होता है, बट जो सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिफरेंट ऑडिटर ने ऑडिट करी होती है। तो हमारा जो पेरेंट ऑडिटर है, वो रिलाई किसकी रिपोर्ट पे करता है? ऑब्वियसली सब्सिडरी की जो रिपोर्ट है उस पर रिलाई करता है। तो जो पेरेंट ऑडिटर को अपनी मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करनी पड़ती हैं अदर मैटर पैराग्राफ में कि सर मैंने जो है वो सब्सिडरी के ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाई करा है कि जो भी सब्सिडरी के एलिमेंट्स या जो एसेट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड हैं, उस पर मैंने सब्सिडरी की ऑडिटर रिपोर्ट पे रिलाई करा है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज प्रायर पीरियड अनऑडिटेड या फिर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। अब सपोज ऑडिटर अगर करंट ईयर में जो है अपॉइंट होता है, लेकिन जो प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या तो वो अनऑडिटेड है, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं थी, या फिर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, मतलब ऑडिटर जो है वो चेंज हो रहा है। अब इस केस में भी उसको जो है ओम पैराग्राफ में ये इंक्लूड करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा कि सर जो प्रायर पीरियड है वो अनऑडिटेड है या अनदर ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किया जाता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब अभी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साथ के साथ कंपेरेटिव्स भी प्रायर पीरियड के दिए जाते हैं। तो जब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है तो दैट ओपिनियन इंक्लूड्स दैट प्रायर पीरियड आइटम्स एज वेल, मतलब प्रायर पीरियड बैलेंसेज एज वेल। तो ये एक उसको अपना मतलब कि डिफाइन करना पड़ेगा कि ऑल्दो आई एम गिविंग दिस ओपिनियन, बट जो प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अनऑडिटेड थी या फिर किसी और ऑडिटर के द्वारा ऑडिटेड थी। नाउ तीसरा इसका एग्जांपल है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। इसमें मैंने एग्जांपल दिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब कई कई बार क्या होता है कि कुछ जो हमारी हम ऑडिटर को बुलाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कराते हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होते हैं। तो अगर वो पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए है तो ऑडिटर को वो लिखना पड़ेगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने ऑडिट रिपोर्ट दी है वो इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। ठीक है, अब अदर मैटर पैराग्राफ की भी हम वर्डिंग देख लेते हैं कि कैसे इंक्लूड किया जाता है। मैंने वही सेम ब्रांच वाला एग्जांपल ही लिया है कि कैसे इसको लिखा जाएगा। द फर्स्ट जो हमारा आता है कि we did not audited the financial statement of 5 branches included in the standalone financial statement of the company। अब उस कंपनी के सपोज 5 ब्रांचेस हैं जिसके अलग अलग ऑडिटर हैं, तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ कि मैंने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं करा है। हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट टोटल एसेट्स ऑफ 90 करोड़। ये जो मैंने बात करी थी ना, हमें उस इम्पैक्ट को भी डिस्कस करना पड़ता है इन पैराग्राफ में कि उसका इम्पैक्ट क्या क्या है। कि ये जो 5 ब्रांचेस हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती हैं टोटल एसेट्स ऑफ 90 करोड़ एंड टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40 करोड़ फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दीज ब्रांचेस हैव बीन ऑडिटेड बाय branch auditors whose report
हैव बीन फर्निश्ड टू अस, मतलब उनकी रिपोर्ट हमें दी गई, एंड आवर ओपिनियन इन सो फार एज इट रिलेट्स टू द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स, मतलब इन अमाउंट्स और डिस्क्लोजर के रिलेटेड जो हमारा ओपिनियन है वो सिर्फ और सिर्फ उन ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट पे ही बेस करता है, इज बेस्ड सोली ऑन रिपोर्ट ऑफ द ब्रांच ऑडिटर्स। तो ये काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट, मतलब जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में भी ये दोनों पैराग्राफ हैं, और प्लस एग्जाम पर्सपेक्टिव तो ये इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब ड्राफ्टिंग पे पूछने लग गया है कि आपको ड्राफ्ट करके दिखाइए ये पैरा कैसे ड्राफ्ट होगा। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आए होंगे ये दोनों पैराग्राफ, और लास्ट में हमें ये भी लिखना होता है अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, दोनों ही पैराग्राफ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कि अगर ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है कि हमें ईएम या ओएम पैरा हम रिपोर्ट में इंक्लूड करने वाले, तो उसको टीसीडब्ल्यूजी को पहले ही बताना पड़ेगा कि सर हमारी ये एक्सपेक्टेशन है और क्या वर्डिंग हमारी रहने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेंशन इन ईएम पैरा के हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड है, हमारे डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से भी और डिस्क्रिप्टिव के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, मोर लाइकली मतलब ये एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। नाउ ईएम के पॉइंट है कि ओपिनियन मॉडिफाइड। अब इसमें मैंने ये लिखा है कि ओपिनियन मॉडिफाइड, अगर किसी मैटर से ओपिनियन ही मॉडिफाई हो रहा है तो उस केस में हम ईएम पैरा इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो हमारा मैटर है हमारा ओपिनियन ही मॉडिफाई कर रहा है, तो वाई वुड इंक्लूड द ईएम पैरा सेपरेटली। अगर मैटर की ऑडिट मैटर है, अब एस 701 है वो की ऑडिट मैटर को डिस्कस कर रहा है, हम आने वाली वीडियोस में इस पे भी एक 701 की भी वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम के एम को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैटर वो है की ऑडिट मैटर है तो हम उसको ईएम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ईएम का सेपरेट सेक्शन होगा, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन होगा विद प्रॉपर हेडिंग ईएम पैराग्राफ, हमने ऊपर ये डिस्कस करा ना, देखो ईएम पैराग्राफ एक सेपरेट सेक्शन में दिया जाएगा। नेक्स्ट इज अ क्लियर रेफरेंस टू द मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड एंड वेयर रेलेवेंट डिस्क्लोजर आर गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमें उस नोट का रेफरेंस देना पड़ेगा कि जिसमें ये मैटर को डिस्कस किया गया है, हम ऑलरेडी डिस्कस ये कर चुके हैं, है ना। नाउ आई एम मूविंग टू द ओएम पैराग्राफ, ये फिफ्थ पॉइंट हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे इन दोनों का ना। नेक्स्ट इज ओएम पैराग्राफ कहते हैं कि अगर जो मैटर है वो मतलब हमारे लॉ एंड रेगुलेशन वो है प्रोहिबिट करते हैं कि इसको इंक्लूड नहीं करना ऑडिट रिपोर्ट में, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उस केस में ओएम पैराग्राफ नहीं आएगा। अगर मैटर की ऑडिट मैटर है तो नहीं आएगा। सेपरेट सेक्शन विद हेडिंग, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में काफ़ी बार पूछा गया है आईसीए द्वारा, कि इफ़ ओएम रिलेटेड विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अगर जो मैटर है वो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के रिलेटेड है तो वो रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन में आएगा। मतलब एक और पैरा इंक्लूड हमारे ऑडिट रिपोर्ट में होता है, रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो हम उस मैटर को उस वाले पैरा में इंक्लूड करेंगे, ना कि ओएम पैराग्राफ में इंक्लूड करेंगे। नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं कि ईएम और ओएम की प्लेसमेंट क्या रहेगी, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में उनकी लोकेशन क्या रहेगी। इस पर काफ़ी अच्छा जो है आईसीए ने एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बना रखा है, किसी भी क्वेश्चन में मैं रेफर करना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी मैंने कुछ एक समरी यहाँ पे बना रखी है, तो अब एक बार इसको मैं बता देता हूँ क्या होता है। अब ईएम पैरा ऑडिट रिपोर्ट में कहाँ पर आएगा, अगर तो की ऑडिट मैटर इंक्लूडेड नहीं है तो जस्ट आफ्टर द बेसिस ऑफ ओपिनियन आप ईएम पैरा को इंक्लूड कर देंगे। लेकिन अगर सपोज की ऑडिट मैटर इंक्लूडेड है हमारी ऑडिट रिपोर्ट में, तो हम क्या करेंगे, या तो जस्ट बिफोर या फिर जस्ट आफ्टर द के एम पैरा हम ईएम पैरा को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब ओएम पैरा कब आएगा, ओएम पैरा आएगा प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर ओपिनियन एंड ईएम पैरा। अब अगर ईएम पैरा इंक्लूडेड नहीं है, सपोज ईएम पैरा नहीं, हमने ओएम पैरा सिर्फ इंक्लूड करना ऑडिट रिपोर्ट में, तो जस्ट आफ्टर द बेसिस ऑफ ओपिनियन हम ओएम पैरा को इंक्लूड कर देंगे। लेकिन अगर ईएम पैरा भी इंक्लूडेड है तो पहले हम ईएम पैरा इंक्लूड करेंगे ऑडिट रिपोर्ट में, देन आफ्टर हम ओएम पैरा इंक्लूड करेंगे। अब मैंने एक ये मतलब कि बनाया है कि यूजली क्या होता है कि अगर सब पैरा इंक्लूडेड है तो कैसे फॉलो होती है, मतलब कि जो हमारे ऑडिट रिपोर्ट में। तो सबसे पहले क्या आता है कि ओपिनियन सेक्शन, ये तो आएगा ही। उसके बाद देन बेसिस ऑफ ओपिनियन, कि इस ओपिनियन का क्या बेसिस था। अब एक पैरा आता है गोइंग कंसर्न, तो अगर गोइंग कंसर्न रिलेटेड कोई अनसर्टेनिटी है तो बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद ये वाला पैरा आएगा, और उसके बाद गोइंग कंसर्न के बाद की ऑडिट मैटर आएगा, देन आफ्टर दैट की ऑडिट मैटर ईएम पैराग्राफ आएगा। हमने डिस्कस करा ना कि आफ्टर जो के एम है हम ईएम पैरा को इंक्लूड करते हैं। इसके पहले भी आ सकता है
लेकिन मोस्टली यूजली ऐसा होता है कि KM के बाद ही EM को इंक्लूड किया जाता है, और अगर EM इंक्लूडेड है तो OM है वो उसके बाद ही आएगा। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है। सो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया हुआ ये EM एंड OM पैराग्राफ। बाकी कोई भी आपके अगर डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो को आप मतलब शेयर करना अपने जो भी CA इंटर या CA फाइनल के फ्रेंड्स हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है और इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे अदर एसेस भी मतलब आने वाले हैं, है ना, चैनल पे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।